आपके लिए क्या सबसे बड़ा अभी तक का चैलेंज आपके सामने आया? एक बार जब पिता जेल में थे तो आपको राजनीति में आना पड़ा, वो वाला फेज, या फिर जब 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट आया और डाउनफॉल देखा आपने अपनी ही पार्टी का, क्या चैलेंजिंग था? एप्पल एंड ऑरेंजेस कैन नॉट बी पुट टुगेदर। वो दौर एक अलग दौर था। मैं 24 साल का था उस समय। लिमिटेड रिसोर्सेज थे, हमें कोर्ट भी देखना था, हमें जेल भी देखनी थी, हमें पॉलिटिक्स भी देखनी थी, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो यू कैन नॉट कंपेयर दैट टू दिस। इसमें तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर साहब बाहर है, उनका सहयोग हर तरीके से है। तो दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। और शायद वो दौर तो मैं कहता हूँ भगवान किसी को दे ही ना दे, तेरा वाला तो, कि आपको ये पता होता था कि एक ऐसी डीजी है जो जूते उतरवाने लगी थी जब हम मुलाकात में जाते थे, सॉक्स उतरवाने लगी थी, जो घर से खाना ले जाने की परमिशन थी, ऑर्डर आ जाता था भैया आज से किसी कैदी का खाना नहीं जाएगा। कपड़े जाते थे तो एक एक कपड़ा झड़का के देखा जाता था, एक्सरे होने के बाद भी। तो पता नहीं उस दौर में हमने क्या क्या देखा है तिहाड़ में। एक दो पर्सनल सवाल करूँ फिर आप कहेंगे आरोप ही है ये, फिर मानहानि का भी मामला यहाँ बन सकता है। एक आपके स्वर्गीय दादाजी को लेकर ये आरोप लगा कि आप लोगों ने उनको जेल भिजवाया। मैंने दिग्विजय जी से भी सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि हम केस भी करेंगे। देखो मैं एक चीज बोलूं, वो आज स्वर्ग में है, परमात्मा उनको अपने चरणों में जगह दे। उनने कोई बात कही, मुझे नहीं लगता कि हमारा ये औचित्य बनता है कि हम उसके ऊपर किसी तरह की भी टिप्पणी करें। और उनने कुछ कहा हो अपने जीवन काल में अंतिम सांस तक, मेरे मुंह से उसके ऊपर कभी जवाब ना दिया गया है, ना भविष्य में दिया जाएगा। मैं बड़ा स्पष्टवादी सा आदमी हूं, जिस चीज पे लकीर मार ली उस लकीर को कभी मिटाता नहीं और हटाता नहीं। एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है आपकी फैमिली में, एक है नरम दल दिखता है हम लोगों को, एक गरम दल दिखता है। दिग्विजय बिल्कुल अलग तरीके से राजनीति करते हुए नजर आते हैं, दुष्यंत चौटाला बिल्कुल अलग राजनीति। ये स्वभाव है या स्ट्रैटेजी भी है इसके पीछे? नहीं, आप मुझे कोई दो पॉलिटिशियन एक तरह के स्वभाव के बता दीजिए। आपको तो इतना एक्सपीरियंस अब तो है ही पॉलिटिकल लोगों के इंटरव्यू करके। दो एक परिवार के छोड़ लीजिए, दो व्यक्ति एक स्वभाव की राजनीति करने वाले दिखाई। घर में कभी किसी मुद्दे पर दोनों में ऐसे नहीं होता भाइयों में कि नहीं मेरा स्टैंड सही है, आपका स्टैंड ठीक नहीं होता है, और कई बार करेक्ट करना पड़ता है तो करेक्ट भी होते हैं। समझाते आप दिग्विजय को कि ये चीज ऐसे नहीं बोलनी थी, ऐसे नहीं करनी थी? कई बार वो चाहे मैंने कोई चीज कही हो तो अगर मेरे पास व्यू पॉइंट आए तो आई विल स्टैंड करेक्टेड। कोई चीज वो बोलता है ही विल स्टैंड करेक्टेड। डॉक्टर साहब हमें गाइड कर देते हैं, मेरी मदर बता देती है, ब्रिज शर्मा जी बता देते हैं, पहले निशांत सिंह जी अध्यक्ष थे वो आके बोल दिया करते थे। तो पब्लिक व्यू में आप इतनी इंटरेक्शंस है और आप किस समय क्या बोल रहे हैं, अगर आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म शायद वो नुकसान भी करेगी। घर में बैठ के पॉलिटिकल बातें होती है, कोई और बातें होती है? सिर्फ पॉलिटिकल बातें होती है। और चौटाला साहब कहते थे ना कि चूहा का बच्चा तो बिल्ली खोदेगा, तो फिर और काम क्या है? यही बातें चलती है, बिल्कुल रहती है। और मुझे लगता है चाहे संगठन की हो चाहे और बातें हो, पॉलिटिक्स तो विल बी एम्बेडेड इन आवर ब्लड। आप दूरदर्शी सोच लेकर चले थे। आपकी टीम के लोगों से मेरी बात होती थी जब आप डेप्यूटी सीएम थे, तो कुछ चीज़ों को लेकर हम बहुत बात करते कि यहाँ स्टैंड ये होना चाहिए था। तो वो कहते थे कि ये बहुत दूर की सोच कर चल रहे हैं दुष्यंत चौटाला, कल परसों की 2 साल 3 साल की सोच नहीं रखे हुए। वो आपकी दूरदर्शी सोच मैं समझना चाहती हूँ कि वो क्या सोच आप लेकर चल रहे थे राजनीति में? आज मैं 37 का हूं, अगर मैं 80 की भी मानूं तो मेरे पास 9 टर्म्स ऑफ इलेक्टेड पॉलिटिक्स इन्विजन करने को है। आई कैन नॉट विजन माई स्टेट और माई कंट्री ग्रोइंग फॉर 5 years, फिर तो गुड़गांव बन के रह जाऊंगा। गुड़गांव के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जिसने गुड़गांव को इन्विजन किया उसने 10 साल बाद के गुड़गांव को देखा, मगर गुड़गांव 2 साल में उतना रैपिडली ग्रोथ कर गया। अगर मैं हिसार के अंदर एलिवेटेड रोड की बात करता हूं तो हिसार को अगले 50 साल जाम मुक्त बनाने की एक प्लानिंग थी। वो रुक गई। मेरा विजन तो क्लियर था ना। अगर मैं कैथल में एलिवेटेड रेल ट्रैक की बात कर रहा था तो मैं 5 रेलवे फाटक से मुक्ति दिलाने की बात कर रहा था, वो अभी तक रुका हुआ है ना। अगर मैं बहादुरगढ़ के अंदर
16 किलोमीटर एलिवेटेड रेल ट्रैक ले जा रहा था, तो मेरे को एक पैरेलल बहादुरगढ़ के अंदर सड़क निकल रही थी जो कितने ट्रैफिक को आउटफ्लो में मदद करती। मगर आपका विजन कितना सक्सेसफुल है वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे है। कितने हमने ऐसे, अब मैं दोबारा आ जाता हूँ, फार्मर को खाते में पैसे देने शुरू करें। मेरा विजन ये तो नहीं था एक फसल निकाल लूंगा, वाह लूटूंगा, गायब हो जाऊंगा। हाँ, मेरे को फ्रूट नहीं मिला, बट फार्मर को तो उसका फ्रूट मिला ना। आज वो खड़ा होकर सरकार को याद तो दिला सकता है, 20 दिन हो गए, दुष्यंती ठीक था, 48 घंटे में आ तो जाती थी। तो विजन हैज टू बी लॉन्ग टर्म। गवर्नमेंट भी जब कोई प्रोजेक्ट बनाती है तो 5 ईयर, 15 ईयर, 25 ईयर बनाती है। इसलिए बनाती है कि कई बार रेपरकशन किस चीज के कब आ जाए। देखो, बड़ा अच्छा कदम था जब गवर्नमेंट में हम थे कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। और उस दौरान मैंने मनोहर लाल जी से चर्चा करी और कहा, मैंने कहा जी आपने कॉलेज तो बनाने की घोषणा कर दी, उसका फायदा मैंने उठाया। सबसे पहले जींद में बनाया, और आज जींद में हरियाणा की सबसे ऊंची सरकारी बिल्डिंग है, 19 मंजिल की, और कहीं भी नहीं है। मगर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनानी आसान है, एक मेडिकल कॉलेज बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक प्रोफेसर जो पढ़ाने आएगा उसको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हम 22 जिलों में कॉलेज तो बना देंगे, मगर 22 जिलों में क्या उस कॉलेज के अंदर हमें क्वालिफाइड स्टाफ इतनी जल्दी मिल पाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और फिजिबल है, चीजें नहीं है वो आज झेलना पड़ रहा है कि आज कोरियावास बन के खड़ा हो गया, जींद की ओपीडी का सेक्शन बन के खड़ा हो गया, मगर स्टेट गवर्नमेंट को अभी तक वहां के डायरेक्टर्स नियुक्त करने की क्षमता नहीं आ रही। पर कैसी बातें करें हम इस देश में जहां पर एक फॉरेन फुटबॉल स्टार के आने पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, और हमारे यहाँ एक होनहार बास्केटबॉल का बच्चा इसलिए मर गया कि पोल रिपेयर नहीं हुआ। देखो, मुझे बड़ा दुख हुआ जब सरकार के लोगों ने कहा कि ये डिपार्टमेंट पंचायती राज का स्टेडियम था और स्पोर्ट्स का स्टेडियम नहीं था। हमने योजना बनाई थी और शायद 200 करोड़ रुपया जब ये नीरज गोल्ड मेडल जीत के आया था, इसी चीज के लिए रखे गए थे कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट यूटिलाइज करे टू अपलिफ्ट द स्टेडियम। मगर वो पैसा अनयूटिलाइज्ड रहा, क्योंकि उस समय वो थोड़ी सी संदीप सिंह वाली कंट्रोवर्सी आ गई और आ गई, और उसके बाद इसको कोई फॉलो नहीं कर पाया। मगर जिस युवा साथी की जान गई है उसको तो वापिस आप रिवाइव नहीं कर सकते। पर मैं सैनी साहब से इतना जरूर आग्रह करूंगा कि उस युवा साथी की जान हमने खो दी है, मगर उस युवा साथी के लिए भविष्य में ऐसी कोई घटना और किसी के साथ ना हो, एटलीस्ट लार्ज लेवल पर एक बार रीवैम्पिंग ऑफ स्टेडियम्स के लिए पैसा सरकार दे। क्योंकि हम 33% मेडल ला रहे हैं, 40% मेडल ला रहे हैं, और हमारे प्रदेश में इस तरह की घटनाक्रम होते हैं, इससे बड़ी निंदा की बात क्या होगी। इसका मतलब तो विद गॉड ग्रेस ही मेडल आ रहे हैं। नहीं, जब एजुकेशन मिनिस्टर इस पर ये स्टेटमेंट देते हैं कि जो राजीव गांधी खेल स्टेडियम बने या नर्सरियां बनी, तो नासूर बन गए हमारे लिए, फिर आप अभी भी उम्मीद करते हो कि सरकार कुछ करेगी इसमें? ये तो दुर्भाग्य है प्रदेश का कि जो बना मिल गया आप उसको संभाल नहीं रहे हैं, वो नासूर बन गया आपके लिए। किसकी वजह से बना? मैं तो यही पूछ सकता हूं, किसकी वजह से बना? मैंने आपसे तब भी, मैं बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया हमारा, लेकिन ये मुद्दे इन पे कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ बात बागेश्वर यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर करोड़ों रुपए फूंक रहे हो, यात्रा निकाल रहे हैं, सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ चर्चाएं होनी चाहिए कि हमारे बच्चे रोज वो डंकी रूट से जा रहे हैं, मर के वापस आ रहे हैं, रशियन आर्मी में उनको जबरदस्ती पैसे के लालच में भेज रहे हैं, या नशे से बच्चे मरे, उन पे कोई डिबेट ही नहीं करना चाहता। चलो आप शुरू करो, मैं भी आपको सहयोग करूंगा। मैं तो खुद कह रही हूँ जहां मेरी जरूरत हो इस तरह की मुहिम में, तो मैं आपका साथ देता हूं। करो शुरू, एक टॉपिक लो, मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या है आज इस देश के अंदर, कि वी वांट टू डू एवरीथिंग एंड वी एंड अप डूइंग नथिंग। ट्रू है, और इसमें ऑडियंस भी गलत है। जब तक आप आवाज पे परिवार पे कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे, वो नहीं देखेंगे। जब आप मुद्दों की बात देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन जब मुद्दों की बात करें तब देखेंगे। मैं आपको एक मेरा पॉडकास्ट शेयर करूंगा। हाँ जी। उसमें किसी का नाम नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। 2 बिजनेसमैन हैं हु डिस्कस वेल्थ,
एक सिरसा का है, एक उसकी पार्टनर है। मेरे से मिलने आए और मैंने कहा तुम पॉडकास्ट करो ऑन दिस टॉपिक विच नोबडी टॉक्स अबाउट, और मैं शेयर करूंगा। आप लोगों को भी आने वाले दिनों में एक ना एक टॉपिक ऐसा चुनना पड़ेगा। मुझे लोग नहीं मिलते, मैं लोगों, ऐसे लोगों को हरियाणा से ढूंढ रही हूँ, अगर कोई मुझे सुन रहा हो जिन्होंने अपने बलबूते या कैसे भी कुछ किया है और वो आज बच्चों के लिए कर सकते हैं, उनको कम से कम मोटिवेट कर सकते हो आप कि आप स्टार्टअप कर सकते हो। लोग हैं, लोग आए सामने बताएं। आप रोहतक में 5 लोग 3 लोग तो मैं आपको दे देता हूँ जो आपको हरियाणा की हवेलियों का इतिहास बताएंगे, जो हरियाणा की पेंटिंग्स मैं तो कहती हूँ कि फ्यूचर बता दे हरियाणा। फ्यूचर तो हमने मिलके बनाना है, कोई बता नहीं सकता। उस पे चर्चाएं कल आप और मैं सांस लेंगे नहीं लेंगे ये हमें भी नहीं पता, ये फ्यूचर चर्चाएं है। तो जैसे आज मुझे लग रहा है कि मैं एक अच्छे पॉलिटिशियन से बात कर रही हूँ जिसके पास जवाब है, मेरे सवालों के जवाब है, ये नहीं कि हवा में बातें करते किसी को घसीट लाए। मैं तो आपको कहता हूं आप स्टेडियम को लो, आप स्कूल को लो, आप एक टॉपिक लो और ये फिक्स कर लो कि मैंने उस एक टॉपिक पर मेरी रिसर्च भी करनी है। मेरे हर पॉडकास्ट में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का आदमी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का आदमी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, मैंने उस टॉपिक पे उससे बात करनी है। जैसे मीनू बेनीवाल जी से बड़ी अच्छी चर्चा हुई, वो लाइब्रेरी खुलवाते हैं गांव में, तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पॉडकास्ट के बाद किसी का पॉडकास्ट हो तो पूछना कि क्या उनके गांव में, जहाँ से वो पैतृक गांव है, या उन्होंने कहीं पर भी कोई लाइब्रेरी खुलवाई है बच्चों के लिए। चलो मैं आपको, मेरे गांव में आपने खुलवाई हुई है लेकिन नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वीर तेजा जी का मंदिर हमने खरनाल में बनवाया और मैंने वहां एक मुहिम की शुरुआत करी, आज भी दीवार पे लिखा हुआ है, जहां देवालय वहां पुस्तकालय। अपने तो एरिया में मंदिर अब बढ़ने लगे हैं, पहले तो चौपाड़ के साथ एक दादा खेड़ा होता था, तो देवालय हो गया। तो मैंने नरवाना और उचाना से शुरू किया था, 20 गांव चिन्हित करे थे, आज आपके 44 गांव नरवाना के हैं जिसमें मैंने डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई, एसीज हैं। और मैं अभी रैली का निमंत्रण देने गया तो बहुत सी ऐसी बहनें मिली मुझे जो वहां पढ़ रही हैं। ये चीज हमें लेके चलनी पड़ेगी। इट इज नॉट मनी कंज्यूमिंग बट इट इज योर टैलेंट कि आप क्या करके दे सकते हो। ये शुरुआत मैंने करी थी 2015 में जब मैं सांसद बना। तो मैंने उस समय स्कूल्स में किताबें देने के लिए और लाइब्रेरी बनाने के लिए कमेटी बनाई। डाइट का प्रिंसिपल, एडीसी, ऐसे करके, डीसी हिसार होते शायद चंद्रशेखर खरे या उनसे पहले वाले होंगे, कौशिक जी, उनने एक कमेटी बना दी। तो कमेटी ने क्या किया कि एक स्कूल में 10,000 की किताबें आएंगी। अच्छा, कमेटी तो कमेटी है ना, तो टेंडर प्रोसेस पे जाएंगी। मैंने ऐसे ही, ठंडी सड़क है दिल्ली, वहां स्टाफ को भेजा, पार्लियामेंट्री स्टाफ जो मेरा था, साउथ इंडियन लड़का, और मैंने कहा ये किताबें ढूंढ के ला, और आप हैरान हो जाओगे 1180 रुपए में सारी किताबें आ गई, सेकेंड हैंड। बच्चे पढ़ते हैं, किताब तो किताब, जो नॉलेज चाहिए उससे। और मैंने वो उठाकर एक जगह रखवाई। और जब मैंने ये प्लानिंग करी कि एटलीस्ट हम लाइब्रेरीज इस तरह से बनाए कि जिसमें पैसा की कीमत ना हो, मगर एटलीस्ट हम बैठने के लिए टेबल, कुर्सी, एसी, क्योंकि एक्सट्रीम गर्मियां हो जाती है, हाँ जी, हाँ जी, और साथ में उसको किताबें वो मुहैया करा दे। और आज ऑन अ लार्जर स्केल वी आर सक्सेसफुल कि हरियाणा में 1000 से ऊपर लाइब्रेरी में बनवा चुका, पंचायती राज से बनवाई हो चाहे CSR से बनवाई हो। और मुझे खुशी है, एक इंडिविजुअल अपने गांव में बनाता है, ऐसे 15 इंडिविजुअल ये अपनी जिम्मेवारी ले ले कि मैंने गांव की चौपाल के एक कमरे को इस तरह से डेवलप करना है। अब चौपाले वो चौपाले तो रही नहीं जो 20 साल 25 साल पहले थी, जहां गांव के फैसले हुआ करते थे या गांव के मौजूद लोग सुबह शाम बैठा करते थे। अब तो हर एक अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हो चुका, आधे बुजुर्ग तो हमारे मोबाइलों पे बिजी रहते हैं, तो उस कारण हमारी चौपालों की जो यूटिलाइजेशन है वो भी कम होगी। तो एटलीस्ट उसकी यूटिलाइजेशन तो रखिए ना। और मैं ये मानता हूं चौपाल गांव का सबसे सेफेस्ट पॉइंट है। बिल्कुल, मैंने एनालाइज किया 4 साल में कि जहां चौपाल पे लाइब्रेरी बन गई, क्योंकि बेटियां आने लग गई, तो वहां पर कोई नशा पत्ता करने वाला नहीं आता, वहां पर कोई गलत भाषा बोलने वाला आदमी नहीं आता। और उन चौपालों पे जो पहले ताश का एक पॉइंट बन गया था वो भी कहीं ना कहीं रिमूव हो गया।
बिल्कुल। क्योंकि बुजुर्गों को भी लगता है कि बच्चे घूम रहे हैं, वो शर्म के मारे खुद दूसरी जगह जाकर बैठने लगे। असली चौपाल का उपयोग जो आने वाले भविष्य में होगा, मैं ये मानता हूं, क्योंकि पहले तो गांव में एक चौपाल होया करती थी, फिर जातीय चौपाल होगी, फिर पालों की चौपाल होगी, फिर दड़ों की चौपाल होगी, आज तो 8-8 9 चौपालें भी हैं। मगर क्या हम अपने गांव की एक चौपाल को इस तरह उपयोग नहीं कर सकते? लास्ट सवाल है मेरा आपसे, बातें अब फिर कभी करेंगे और लंबी बातें करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे। सवाल ये कि मेरा बहुत सारे विधायकों से भी ऐसे पॉडकास्ट के जरिए बातचीत करने का मौका ऐसा मिला मुझे, और सांसदों से भी। एक सांसद का नाम लूँगी, पूर्व सांसद है बृजेंद्र सिंह, उनसे और कुछ विधायकों ने भी मुझे ऐसा बोला कि ज़्यादा ताकत हमारे पास होती नहीं है कुछ भी करने की। आपको लगता है? क्योंकि आप भी सांसद रहे और बहुत सारी चीज़ें आपने गिनवा भी दी हैं अभी, और हमने देखा भी कि ताकत नहीं होती हमारे पास कुछ करने की। अब उनको क्या ताकत दे दे कि वो कुछ करें जनता के लिए? राजनीति छोड़ दो ना। अगर आपको लगता ही नहीं कि इलेक्ट होकर लोगों ने आपको वो ताकत दी है, फिर छोड़ दीजिए ना। फिर व्हाई डू यू वांट टू गेट री इलेक्टेड? आप पॉलिटिक्स में आना क्यों चाहते हो अगर आपके पास ताकत ही नहीं है? अरे ताकत तो जिस दिन आपको मैंडेट मिलता है और आप शपथ लेते हो, संविधान को साक्षी मानते हो, उस दिन आपके पास आ जाती है। मगर उस ताकत का इस्तेमाल तो करो। मैं एमपी बना था और मैं फर्स्ट टाइम सेक्रेटरीट गया था, मैं नाम नहीं लूंगा मेरे डीसी एसपी का, सिर्फ उनको ये समाचार भिजवाया था कि संविधान के अंदर इस संशय में ये लिखा हुआ है कि जब एमपी सेक्रेटरीट में आएगा तो उसको सी ऑफ और रिसीव करने डीसी एसपी दोनों मौजूद रहेंगे, चाहे वो मेरी मीटिंग में ना बैठते हो। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ 5 साल डीसी एसपी मेरे को रिसीव करने ना आए। वो मेरी प्रिविलेज थी, मेरी ताकत थी। हम किताब ही नहीं पढ़ोगे और अपनी ताकत ही नहीं समझोगे। आपको पता ही आईएएस ऑफिसर रहे हैं वो। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं भी आप किताब ही नहीं पढ़ोगे और अपनी ताकत ही नहीं समझोगे, फिर तो लाचारी होगे ना। नहीं, वो किताब नहीं पढ़ते, उनको जानकारी नहीं, या फिर ऐसा कैसे ऐसे सांसद विधायक अरे तो मैं तो जवाबदेही से बच रहे हैं। मैं तो दुर्भाग्य मानता हूं कि ऐसे लोग जो इस देश के उच्चतम पद पे जा लिए, पार्लियामेंट के मेंबर से बड़ा तो पद कोई है ही नहीं, प्रधानमंत्री भी तो एमपी हैं, वो ये कहे भी मेरे पास ताकत नहीं है और ब्यूरोक्रेसी में आईएएस से बड़ा कोई पद नहीं है। वो तो दोनों पदों पर रह लिए, और उनका इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है फिर तो डेमोक्रेसी खतरे वो कहते हैं बहुत कम बजट होता है, काम करने को बहुत ज्यादा होते हैं। तो भाई अब कुछ विधायक ऐसे 5 करोड़ विपक्ष में हैं, हमारी सुनवाई नहीं 5 करोड़ का बजट था मेरे पास एमपी होते हुए, और मैंने 5 करोड़ के बजट की यूटिलाइजेशन ऐसी करी कि मेरा 1 रुपया लैप्स नहीं हुआ। मैंने लोगों के खेतों में भी बिजली पहुंचाई, खेतों के रास्ते भी बनाए, नालियां भी बनाई, खाड़े भी बनवाए, लाइब्रेरी भी बनवाई। अरे वो तो आपकी कैपेबिलिटी है, यू कैन नॉट अपीज एवरीबडी। वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता। मैं एक कंपैरिजन जरूर कर सकता हूं पॉलिटिक्स पे। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स इज ओनली पॉलिसी मेकिंग पॉलिटिक्स, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पॉलिटिक्स है स्टेट लेजिस्लेचर। आज प्रधानमंत्री चाह के भी अंतिम व्यक्ति को लाभ नहीं दे सकते जब तक मुख्यमंत्री उनका साथ ना दे। बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स में तो बहुत ताकत है, यूटिलाइज करनी आनी चाहिए। बहुत ताकत है, तभी इतनी ताकत झोंकते हैं ये ताकत लेने के लिए लोग, पैसा भी लगाते हैं, साम दाम दंड भेद सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है इस राजनीति में इस ताकत को हासिल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी, बहुत अच्छी बातचीत रही। ऐसे बहुत सारे मुझे लगता है ऐसे मुद्दे मैं उठा पाई या कुछ आपको टटोल पाई जो ज़रूरी था मेरे लिए भी, जनता के लिए भी। एक मैसेज जो मैं देना चाहती थी इस पॉडकास्ट के जरिए वो थोड़ा बहुत पहुंचे, तो उसमें भी मुझे लगता है बहुत बड़ी चलो, मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा, और कोई अधूरे वाक्य रह गए हैं तो उसकी किताब में लिखी पढ़त आप करते रहिए, अगली बार पूछ लीजिएगा। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए।